नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज बिहार चुनाव के नतीजे आए और एनडीए की ऐतिहासिक जीत हुई है। महागठबंधन की ऐतिहासिक हार हुई है। नरेंद्र मोदी का मैजिक चला है, नीतीश कुमार का नेतृत्व जीता है। 90% स्ट्राइक रेट के साथ बीजेपी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। जेडीयू ने 83 सीटों पर परचम लहराया। चिराग पासवान ने भी 19 सीटें जीतकर कमाल कर दिया। जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, इनका प्रदर्शन भी शानदार रहा। और दूसरी तरफ महागठबंधन में जिस तरह का बिखराव कैंपेन के वक्त दिख रहा था, वैसा ही बिखराव नतीजों में भी नजर आया। कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा। तेजस्वी यादव खुद बड़ी मुश्किल से अपनी सीट जीत पाए। आरजेडी सिर्फ 25 सीटों पर सिमट गई। मुकेश साहनी की नैया तो पूरी तरह डूब गई, उनकी पार्टी का खाता भी नहीं खुला। कांग्रेस पार्टी सिर्फ 6 सीटों पर आ गई। और कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने किया, जिन्होंने 5 सीटें जीती। और हार के बाद कांग्रेस के नेताओं ने अब चुनाव आयोग पर हमला करना शुरू कर दिया है। तेजस्वी यादव का तो अभी तक कोई रिएक्शन ही नहीं आया, लेकिन नीतीश कुमार ने दिखा दिया कि टाइगर न सिर्फ जिंदा है बल्कि ताकतवर भी है। एनडीए में जीत का जश्न बन रहा है, पोस्टर लग रहे हैं 25 से 30 एक बार फिर नीतीश, ये तो अब तय है। और यह भी तय है कि नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। बस शपथ ग्रहण की तारीख तय होना अभी बाकी है। बिहार चुनाव के नतीजे तो आपने देख लिए, लेकिन इन नतीजों का सियासी मतलब क्या है, जीतने वालों के संदेश और हारने वालों के लिए सबक क्या है, बिहार के नतीजों का देश की सियासत पर असर क्या है, इस पर हम लोग बात करेंगे, जो पटना से लेकर दिल्ली तक चल रहा है। जश्न की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन आप जरा हमारे ग्राफिक्स के जरिए स्क्रीन पर आप ये नतीजे एक बार फिर जरा देख लीजिए, ताकि ये याद रहे कि ये जीत कितनी बड़ी है एनडीए के लिए। 202। बीजेपी के कई बड़े नेता कह रहे थे कि ये 2010 जैसा माहौल बिहार में नजर आ रहा है। 206 सीटें उस वक्त नीतीश कुमार और बीजेपी जीती थी, उससे बस 4 सीट पीछे ही 202 पर पहुंच गया एनडीए। और आपको विधानसभा कुछ ऐसी ही नजर आएगी। ये जो कुर्सियां आपको भगवे रंग में दिख रही हैं, ऐसा ही कुछ अनुपात प्रोपोर्शन इस बार विधानसभा में देखने को मिलेगा। और उधर आपको कोने में दिख रही होंगी कुछ हरे रंग की सीटें। इतने पर ही समेट कर रख दिया है इस बार बिहार की जनता ने, बिहार के महागठबंधन को, बिहार के विपक्ष को, और छप्पर फाड़ कर आशीर्वाद बरसाया है एनडीए पर, नरेंद्र मोदी पर और नीतीश कुमार पर। अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक जीत के लिए अपने सारे कार्यकर्ताओं को बधाई दी। मोदी ने बिहार के लोगों को धन्यवाद दिया और बंगाल के लोगों का आह्वान किया। कहा कि विकास की गंगा बिहार से होते हुए अब बंगाल तक जाएगी। बिहार के बाद अब बंगाल की तैयारी है। मोदी ने कांग्रेस को फिर परजीवी मुस्लिम माओवादी कांग्रेस क्यों कहा, कांग्रेस के साथी दलों को क्या सलाह दी, यह सब हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले बिहार के नतीजों का एक बार पूरा एनालिसिस कर लेते हैं। आज के चुनाव के नतीजों में सीटों की संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण है एनडीए में शामिल पार्टियों का स्ट्राइक रेट। अगर पार्टियों की परफॉर्मेंस को समझना है, अगर यह जानना है कि एनडीए के पक्ष में जो ये सुनामी आई है, तो आपको उनका स्ट्राइक रेट देखना होगा। और इससे आपको एनडीए की रणनीति, सीटों के बंटवारे का असर, रीजनल और कास्ट समीकरणों का गुणागणित सब समझ में आएगा। दरअसल पहली बार ऐसा हुआ है जब बीजेपी और जेडीयू बराबर सीटों पर लड़े। इसके लिए जेडीयू ने समझौता किया, बीजेपी ने सहयोगी दलों के लिए अपनी जीती हुई सीटें छोड़ी और इसके बाद सब मिलकर लड़े और नतीजा ऐतिहासिक जीत के रूप में सामने आया। अब आपको मैं वो डेटा भी बता देता हूं। ये देखिए, बीजेपी 101 सीटों पर लड़ी और 89 सीटें जीत गई। स्ट्राइक रेट 89%, 89% का स्ट्राइक रेट रहा। जेडीयू वो भी बराबर 101 सीटें जीती, ज्यादा पीछे नहीं रही बीजेपी से, 85 सीटें जीत गई और 85% का स्ट्राइक रेट लेकर के आई। कमाल एलजेपी रामविलास मतलब चिराग पासवान ने भी किया। 29 सीटें उनको दी गई थी और बहुत आसान सीटें नहीं थी उनकी। उसमें से 19 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी की जीत हुई है 70% स्ट्राइक रेट के साथ। हम जीतनराम मांझी की पार्टी, इन्होंने तो कमाल ही किया, 6 सीटें लड़े, 5 जीत गए 84% के स्ट्राइक रेट के साथ। और आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा, उनको भी 6 सीटें लड़ने के लिए मिली थी, 4 सीटें वो भी लेकर के आए और उनका स्ट्राइक रेट रहा है 67%। अगर टोटल सीट्स का नंबर भी देख लें तो एनडीए ने बिहार की 243 में से 203 सीटें जीती हैं। तो ओवरऑल एनडीए का स्ट्राइक रेट 85% रहा, 85%। यह ऐतिहासिक है। 3/4 सीटें जीतकर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी ने वाकई इतिहास रच दिया।
ऐसी जीत दर्ज की जिसने महागठबंधन में शामिल नेताओं को अब चेहरा छुपाने को मजबूर कर दिया है। इसलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार का चुनाव परिणाम उन लोगों के लिए एक सबक है जो लोगों को बांटकर तुष्टीकरण के जरिए अपनी सियासी खिचड़ी पकाना चाहते थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बिहार के लोगों ने संदेश दे दिया है, अब न तुष्टीकरण चलेगा, न जातिवाद चलेगा और न कभी जंगल राज की वापसी होगी। आज शाम बिहार में मिली इस ऐतिहासिक जीत के बाद दिल्ली में बीजेपी के हेडक्वार्टर में ग्रैंड सेलिब्रेशन हुआ। बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता पूरे जोश में थे और शाम 5 बजे से ही बीजेपी के वर्कर्स ढोल नगाड़ों के साथ अपने मुख्यालय में आने लगे थे। शाम करीब 6:45 बजे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे तब तो कार्यकर्ताओं का जोश उफान ही मारने लगा और मोदी मोदी के नारे गूंजने लगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, होम मिनिस्टर अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया और उन्हें जो आज माला पहनाई गई वो भी बहुत स्पेशल थी। ये माला मखानों से बनी थी। बीजेपी हेडक्वार्टर में जुटे कार्यकर्ताओं को मखाने की खीर खिलाई गई। मखाना दरअसल पिछले कुछ बरसों से बिहार का सबसे फेमस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है और मोदी जहां भी जाते हैं वो मखाने की बात करते हैं। मखाना किसानों की भलाई के लिए उन्होंने मखाना डेवलपमेंट बोर्ड भी बनाया है और अपनी आज की इस विनिंग स्पीच में भी मोदी ने मखाने का जिक्र किया। बिहार में दोहरा शतक मारने की खुशी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर दिख रही थी। उन्होंने हाथ लहराकर सबका अभिवादन किया और इसके बाद उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया। जो लोग MY समीकरण के जरिए समाज को बांटते थे उन्हें बिहार की जनता ने MY का असल और नया मतलब बता दिया है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बिहार के चुनाव में जब मैं जंगल राज की बात करता था, कट्टा सरकार की बात करता था, तो आरजेडी के लोग कभी विरोध नहीं करते थे, लेकिन कांग्रेस वालों को बहुत चुभता था और बहुत मोदी क्या बोल रहे हैं, ऐसा क्या बोल रहे हैं। लेकिन आज मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं कहूंगा अब वापस नहीं आएगी कट्टा सरकार, अब वापस नहीं आएगी। कर्पूरी ठाकुर जी के गांव से मैंने बिहार में चुनाव अभियान की शुरुआत की थी। अब आज की ये विजय हमें संकल्पित कर रही है कि बिहार के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। एक पुरानी कहावत है, लोहा लोहे को काटता है। बिहार में कुछ दलों ने तुष्टीकरण वाला MY माय फॉर्मूला बनाया था, पर आज की इस जीत ने एक नया सकारात्मक MY माय फॉर्मूला दिया है और ये है महिला और यूथ। आज बिहार देश के उन राज्यों में है जहां सबसे ज्यादा युवाओं की संख्या है और इसमें हर धर्म हर जाति के युवा है। उनकी इच्छा, उनकी आकांक्षा और उनके सपनों ने जंगल राज वालों के पुराने सांप्रदायिक माय फॉर्मूले को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। आज मोदी ने कहा कि जो लोग लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे थे, आज बिहार की धरती ने लोकतंत्र पर हमला करने वालों को भी जवाब दिया है। बिहार परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति से अब ऊपर उठ चुका है।
अब दौर तुष्टीकरण वाली राजनीति का नहीं है, बल्कि संतुष्टीकरण वाली सियासत का है। बिहार वो धरती है जिसने भारत को लोकतंत्र की जननी होने का गौरव दिया है। आज उसी धरती ने लोकतंत्र पर हमला करने वाली ताकतों को धूल चटाई है। बिहार ने फिर दिखाया है झूठ हारता है, जन विश्वास जीतता है। बिहार ने डंके की चोट पर कह दिया है, जमानत पर चल रहे लोगों का जनता साथ नहीं देगी। भारत अब सच्चे सामाजिक न्याय के लिए वोट कर रहा है और जहां अब तुष्टीकरण की कोई जगह नहीं, लेकिन तुष्टीकरण की जगह ले ली है संतुष्टीकरण ने। संतुष्टीकरण ये सबसे बड़ा मान है। आज की ये जीत बिहार की उन माताओं, बहनों और बेटियों की है जिन्होंने सालों तक आरजेडी के शासन में जंगल राज का आतंक झेला है। ये जीत बिहार के उस नौजवान की है जिसके भविष्य को कांग्रेस और लाल झंडे वालों के आतंक के कारण बर्बाद किया गया। वो रेड कॉरिडोर, आतंक के वो दिन इतिहास बन गए हैं। आज के ये परिणाम उन विकास विरोधियों को भी बिहार का जवाब है जो कहते थे और बेशर्मी से कहते थे कि बिहार को एक्सप्रेसवे और हाईवे नहीं चाहिए, जो कहते थे बिहार को इंडस्ट्री नहीं चाहिए, जो कहते थे कि बिहार में ट्रेन, एयरपोर्ट की क्या जरूरत है। आज के ये परिणाम वंशवाद की राजनीति के खिलाफ विकासवाद की राजनीति को दिया जनादेश है। और इसके बाद मोदी कांग्रेस पर आए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस देश की सियासत में अपना वजूद अब खो चुकी है। जनता कांग्रेस की असलियत समझ चुकी है। लेकिन कांग्रेस के नेता आज भी गाली देकर, झूठे आरोप लगाकर, संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करके, तुष्टीकरण की बात करके सत्ता में लौटने का ख्वाब देखती है। मोदी ने कहा कि अब कांग्रेस मुस्लिम माओवादी कांग्रेस बन चुकी है। कांग्रेस के युवराज पार्टी को जिस रास्ते पर ले जा रहे हैं, उससे कांग्रेस के अंदर भी नाराजगी है। इसलिए एक बार फिर कांग्रेस में विभाजन हो तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। जिस पार्टी ने दशकों तक देश पर राज किया, उस पर देश की जनता का विश्वास लगातार घट रहा है। कांग्रेस देश के अनेक राज्यों में सालों से सत्ता से बाहर है। बिहार में 35 साल, गुजरात में 30 साल, यूपी में भी करीब करीब 4 दशक और पश्चिम बंगाल में करीब 5 दशक से कांग्रेस की सरकार लौटी नहीं है। पिछले 3 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस 3 अंकों की संख्या तक पहुंच नहीं पाई है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद देश के 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और इनमें भी कांग्रेस 100 सीटों का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। 6 की, मैं 6 विधानसभा की बात कर रहा हूं। और आज ही के दिन सिर्फ एक चुनाव में हमारे जितने विधायक चुने गए हैं, कांग्रेस पिछले 6 चुनावों में 6 चुनाव में
उतने विधायक जीत नहीं पाई। कांग्रेस की राजनीति का आधार अब सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पॉलिटिक्स हो गया है। कभी चौकीदार चोर है का नारा, संसद का समय बर्बाद करना, हर इंस्टीट्यूशन को अटैक करना, कभी ईवीएम पर सवाल, कभी चुनाव आयोग को गाली, कभी वोट चोरी का मनगढ़ंत झूठा आरोप, जाति और धर्म के आधार पर लोगों को बांटना, देश के बजाय देश के दुश्मनों के एजेंडे को आगे लाना। कांग्रेस के पास देश के लिए कोई पॉजिटिव विजन नहीं है। सच्चाई यह है कि आज कांग्रेस, और मैं बहुत गंभीरता के साथ कहता हूं, आज कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस यानी एमएमसी बन गई है। ये कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस है, ये एमएमसी है। और कांग्रेस का पूरा एजेंडा अब इसी पर चलता है। और इसलिए अब कांग्रेस के भीतर भी एक अलग धड़ा पैदा हो रहा है जो इस नेगेटिव पॉलिटिक्स से असहज है। ये जो कांग्रेस के नामदार हैं, ये जिस रास्ते पर कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं, इसके प्रति घोर निराशा, घोर नाराजगी अंदर ही अंदर पनप रही है। और मुझे तो आशंका है, हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। और इसके बाद मोदी ने कांग्रेस के साथी दलों को चेताया। कहा, कांग्रेस के युवराज खुद डूबने और साथियों को डुबाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कांग्रेस सबसे बड़ी पैरासाइट है। यह बात आरजेडी को तो समझ में आ ही गई होगी, दूसरे सहयोगियों को भी जितनी जल्दी समझ में आ जाए उनके लिए उतना ही बेहतर होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं, वो भी समझने लगे हैं कि कांग्रेस अपनी नेगेटिव पॉलिटिक्स में सबको एक साथ डुबो रही है। और आपको याद होगा, इसीलिए ही तो मैंने बिहार चुनाव के दौरान भी कहा था कि कांग्रेस के नामदार तालाब में डुबकी लगाकर बिहार चुनाव में खुद डूबने और दूसरों को डुबेने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथियों, मैंने पहले भी इसी मंच से कांग्रेस के सहयोगियों को चेताया था। मैंने कहा था कि कांग्रेस एक लायबिलिटी है। कांग्रेस एक ऐसी परजीवी है जो अपने सहयोगियों के वोट बैंक को निगलकर अपनी वापसी करना चाहती है। इसलिए कांग्रेस से सावधान रहने की जरूरत उसके सहयोगियों को भी है। आज बिहार में आरजेडी को सांप सूंघा हुआ है। और जैसे मैंने बिहार चुनाव के समय कहा था, बहुत जल्द दोनों का झगड़ा अब खुलकर सामने आने वाला है।
बिहार की इस जबरदस्त जीत के बाद मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए अगला टारगेट भी सेट कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह गंगा बिहार से बहकर बंगाल जाती है, उसी तरह बिहार की इस जीत का मैसेज भी बंगाल तक जाएगा। बिहार ने जिस तरह जंगल राज की वापसी को नकारा, उसी तरह बंगाल भी जंगल राज वाली सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अब तैयार है। रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह आज की इस विजय ने भाजपा कार्यकर्ताओं को केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल में भी नई ऊर्जा से भर दिया है। और हां, गंगा जी यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं, अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। और नरेंद्र मोदी ने आज जिस अंदाज में नीतीश कुमार के नेतृत्व की तारीफ की, बिहार में विजय के लिए नीतीश कुमार को पूरा क्रेडिट दिया, उसके बाद विरोधी दलों के उन नेताओं के मन से भी अब यह भ्रम निकल गया होगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में अच्छा काम हो रहा है। पिछले 20 साल में यह 10वां मौका होगा जब नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लेंगे। इसका मतलब साफ है कि बिहार की कमान नीतीश कुमार ही संभालेंगे और 10वीं बार वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे। अब सिर्फ विधायक दल की मीटिंग की एक औपचारिकता बाकी है और शपथ ग्रहण की तारीख तय होनी है। नीतीश पिछली बार जब मुख्यमंत्री बने थे, उस वक्त उनकी पार्टी के पास सिर्फ 43 सीटें थीं। इस बार जेडीयू ने अपनी सीटों को दुगना कर लिया है। 85 सीटें जीतकर जेडीयू ने अपने चुनावी इतिहास की दूसरी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। जेडीयू के सीनियर लीडर और मोदी सरकार में मंत्री ललन सिंह ने कहा कि अब सबको पता चल गया है कि बिहार के असली टाइगर नीतीश कुमार ही हैं। बिहार की जनता ने विकास पर वोट दिया है। विकास सबसे बड़ा मुद्दा था और बिहार की जनता ने फिर से विकास पर मुहर लगाया है और 5 साल आगे विकास को बढ़ाने का मुहर लगाया। पूरे पटना में मुख्यमंत्री को लेकर के पोस्टर लगाया, सर टाइगर अभी जिंदा है, क्या कहेंगे? कौन टाइगर? ये रिजल्ट क्या बता रहा है? रिजल्ट ये बता रहा है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ रहा था और प्रचंड बहुमत नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उनके काम पर जनता ने मोहर लगाया। इस बात में तो कोई शक नहीं है कि नीतीश कुमार ही बिहार के असल टाइगर साबित हुए। उन्होंने बड़ी खामोशी से अपना दमखम दिखाया। चुनाव के नतीजे देखने के बाद एक बात साफ है कि इस जीत के पीछे नरेंद्र मोदी के प्रति भरोसा, नीतीश कुमार की लीडरशिप के साथ एनडीए की एकजुटता ये बड़ी वजह है। एनडीए पांडवों की तरह एकजुट होकर लड़ा और विपक्ष बिखरा रहा। नतीजा वही हुआ जो महाभारत में हुआ था। बिहार में एनडीए में शामिल सभी 5 दल बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, हम और आरएलएम के बीच गजब का कोऑर्डिनेशन रहा। एक भी सीट पर फ्रेंडली फाइट जैसी कोई नौबत नहीं आई। सीट शेयरिंग से लेकर इलेक्शन कैंपेन में एक शानदार सिनर्जी रही। चिराग पासवान की बात जरूर करनी चाहिए। उनकी पार्टी ने भी इस बार शानदार प्रदर्शन किया है। सिर्फ 28 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद वो बिहार में चौथे नंबर की पार्टी बन गए हैं। तेजस्वी जिन चिराग पासवान को राजनीति का नया खिलाड़ी बता रहे थे, आज चिराग पासवान ने नतीजों के जरिए उनको जवाब दे दिया। आरजेडी 143 पर लड़कर 25 सीटें जीती और चिराग पासवान ने 28 सीटें लड़कर 19 सीटें जीत ली। अब चूंकि आज मौका था, दस्तूर भी था, इसलिए आज चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को आईना दिखाया। चिराग ने कहा कि तेजस्वी का घमंड उन्हें ले डूबा। जो लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाते थे, जो लोग पिछले 2 दशक के एनडीए के कार्यकाल को लेकर सवाल उठाते थे,
जो लोग जंगल राज के होने ना होने और आज की तारीख में जंगल राज के क्या मायने हैं उस पे सवाल उठाते थे, या जो लोग मेरे प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में बिहार कितना है उस पर सवाल उठाते थे, या जो लोग चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट पे सवाल उठाते थे, गठबंधन में मेरी भूमिका के ऊपर सवाल उठाते थे कि इसके पास ज्यादा इसको सीटें दे दी गई, इतना ये लोग प्रदर्शन नहीं करेंगे। मुझे लगता है ये एक जवाब ने कई, एक रिजल्ट ने कई प्रश्नों के जवाब देने का काम किया। नरेंद्र और नीतीश इस जोड़ी ने एक अपना कमाल करके दिखाया है। 2020 में भी अगर हम लोग एकजुट होते, अगर ये यूनाइटेड एनडीए 2020 में भी होता तो भी हम लोग इतना ही शानदार प्रदर्शन करते। राजद जो पिछले 5 साल से अहंकार की पार्टी बना हुआ था, और अहंकार की परिकाष्ठा देखिए कि अभी जनादेश आया नहीं है और 18 तारीख को हम शपथ लेंगे। जनादेश को भी पार करते हुए महत्वाकांक्षाएं जब आपका अहंकार का रूप ले लेती हैं तो परिणाम यही होता है। अगर कोई मुझ पे ये इल्जाम लगाता है कि मेरी वजह से जदयू हारी, तो जीता कौन? राष्ट्रीय जनता दल जीती थी। वो अपनी काबिलियत पे नहीं जीती थी, वो एनडीए के बिखराव की वजह से जीती थी। उस वक्त भी मैंने कहा था कि अगर हम लोग यूनाइटेड होते तो 25 सीटें, ऑन रिकॉर्ड आई हैव सेड दिस, कि 25 सीटें राजद पार नहीं कर पाती। 81 साल के जीतन राम मांझी चुनाव से पहले कम सीटें मिलने से थोड़ा नाराज भी थे, लेकिन एक बार सीटों का बंटवारा हो गया तो मांझी ने कैंपेन में जी जान लगा दिया। अब इसका असर देखिए। मांझी की पार्टी 6 सीटों पर लड़ी और 5 जीत गई, लेकिन मांझी ने इस जीत का क्रेडिट दिया नरेंद्र मोदी को, नीतीश कुमार के विकास के मॉडल को और वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को। जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार की जनता तरक्की की एक्सप्रेस को डिरेल नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वोटर्स ने मोदी और नीतीश पर भरोसा किया। हम समझते हैं कि जो हम लोग सोचा था उससे ज़्यादा अंदर करंट था और लोगों में नीतीश कुमार के काम के प्रति विश्वास था। न तो परिवारवाद और न तो करप्शन, और विकास का काम बहुत कस करके जुगल जोड़ी के रूप में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी ने अपना काम किया। और यही कारण है कि बिहार की जनता को विश्वास हो चला कि जिस तरह से बिहार बढ़ रहा है, अगर बेपटरी हुआ, डिरेल्ड हुई गाड़ी, तो विकास की गति रुक जाएगी। पार्लियामेंट के समय में कहा था कि संविधान खतरा में है, कुछ लोग भ्रम में आ गए थे, लेकिन इस बार जो वोट चोरी की बात किया वही लफ्ज में, तो लोग समझे कि इन लोग जानबूझ करके भ्रमजाल फैलाना चाहता है। वोट चोरी उरी की बात नहीं हुई है, शुद्ध हुआ है हमारा वोटर लिस्ट। और यही कारण है कि सब लोगों को विश्वास जागा कि भाई यहाँ पर बाहरी आदमी जो आकर के हस्तक्षेप करते हैं नहीं होने देंगे और विकास के काम को नहीं रुकने देंगे। एनडीए के 5वें सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने भी शानदार प्रदर्शन किया। ये भी 6 सीटों पर लड़े थे और 5 जीते। चुनाव के नतीजे आने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि उनको तो पहले से अंदाजा था कि एनडीए की ऐसी ही बंपर जीत होने वाली है। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों ने मोदी नीतीश की जोड़ी को, बिहार के विकास को कंटिन्यू रखने के लिए सपोर्ट किया है। इस तरह का रुझान आएगा, इस तरह का परिणाम आएगा, यह पहले से हम लोगों को जानकारी थी, क्योंकि लोगों का रुझान देख रहे थे। चुनाव कैंपेन के दौरान हम बीच में भी आप लोगों के सवालों का जवाब देते हुए यह बोल रहे थे कि 2010 में जिस तरह से विक्ट्री हुई थी एनडीए की, उससे भी, उस रिकॉर्ड को भी हम तोड़ सकते हैं। इसके लिए बिहार की महान जनता के प्रति हृदय से आभार। हमारी सरकार ने, चाहे भारत की सरकार हो, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, या बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में इतना अच्छा काम हुआ है। जनता के सभी वर्ग के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, बिहार की जनता ने उसी के लिए फिर से एक बार आशीर्वाद दिया है और इसी आशीर्वाद का परिणाम है यह जीत। और इस जीत के लिए बिहार की जनता के प्रति हमने बार बार आभार व्यक्त किया है। और प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और एनडीए घटक दल के जो भी नेता हैं, सब लोगों ने मिलकर एकजुटता के साथ काम किया, इसका यह परिणाम है। बिहार के चुनाव नतीजों में अगर किसी ने सबसे ज्यादा चौंकाया तो वो हैं असदुद्दीन ओवैसी। पिछली बार की तरह इस बार भी ओवैसी बिहार चुनाव के एक्स फैक्टर साबित हुए। असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल के मुसलमान वोटर्स को यह समझाने में कामयाबी हासिल की
कि आरजेडी और कांग्रेस के लोग उनका वोट तो लेंगे, लेकिन सत्ता मिलने के बाद मुसलमानों को सिर्फ दरी बिछाने का काम मिलेगा, सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। और ओवैसी का यह दांव चला। सीमांचल में महागठबंधन साफ हो गया। ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटों पर जीत हासिल कर ली। पिछली बार भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 5 सीटों पर जीती थी, लेकिन जीतने के बाद उनके 5 में से 4 उम्मीदवार एमएलए पार्टी छोड़कर आरजेडी में चले गए थे। ओवैसी ने इस बार उसका बदला भी पूरा कर लिया। उनकी पार्टी के उम्मीदवार पिछली बार की तुलना में ज्यादा मार्जिन से जीते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जिन 5 सीटों पर जीती है, वहां विनिंग मार्जिन का एवरेज औसत 27,000 वोट से ज्यादा है। और जीत के इस बड़े मार्जिन से ओवैसी खुश भी बहुत हैं। बिहार के नतीजों पर असदुद्दीन ओवैसी का क्या कहना है, उनका क्या असेसमेंट है, ये जानने के लिए हम आपको सीधे हैदराबाद लेकर के चलते हैं, और क्योंकि वहां से हमारे साथ खुद जुड़ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी साहब, सबसे पहले बताएं, आप संतुष्ट हैं अपने परफॉर्मेंस से? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी कोशिशें की। अख्तर उल इमान साहब के हमारे अध्यक्ष ने, हम वहाँ के यूनिट ने, और 5 पे हम कामयाबी मिली। अभी मालूम हुआ कि हमारे बलरामपुर के आदिल हसन सिर्फ 370 वोट से नहीं जीत पाए। ये बड़ी मेहनत की, आदिल ने ज़बरदस्त चुनाव लड़ा। बहुत से जगह पर भी हमको उम्मीद थी। खैर, अल्लाह का फैसला है, हम उसको कबूल करते हैं, अवाम का फैसला है, और हम मुबारकबाद देते हैं नीतीश कुमार साहब को कि दोबारा बिहार के अवाम ने उनको मैंडेट दिया है। और हमारी पार्टी ये चाहेगी कि वो सीमांचल से भी इंसाफ करें, और कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन देने के लिए हम बराबर तैयार हैं। और हम उम्मीद करेंगे कि वो भी अपने दौर में सीमांचल को से इंसाफ करके उसमें वहाँ पर विकास का काम करवाएंगे। ओवैसी साहब, इस चुनाव में बिल्डअप के दौरान ये कहा जा रहा था कि इस बार मुस्लिम वोटर के पास बिहार के कई विकल्प हैं, वो अब केवल आरजेडी कांग्रेस की तरफ देखने का मोहताज नहीं है। प्रशांत किशोर भी इस बीच में आ गए थे, आप भी थे, लेकिन आरजेडी कांग्रेस का कैंपेन पूरा ये था, उन्होंने तो समाजवादी पार्टी के नेताओं तक को बुलाया और कहा कि ओवैसी साहब वहीं चुनाव लड़ते हैं जहां 50-70% मुसलमान हों, वोट खराब ना करें अपना। इसके बावजूद आप पर भरोसा किया है सीमांचल में? मैं शुक्रगुजार हूं कि सीमांचल के अवाम ने, ख़ास तौर से वहाँ पर हमारे इज़्ज़तदार माँ और बहनों का, नौजवानों का, बुज़ुर्गों का, हमारे पार्टी के मेंबर्स का, और ख़ास तौर से कोचा दामन में हमारे इजहार असफ़ी साहब का, और जितने लोग हैं उन तमाम की मेहनतों की जुस्तजू की वजह से, उनकी दुआओं से, उनके आशीर्वाद से अल्लाह ने करम कर दिया, और हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अब रहा सवाल, इल्ज़ाम लगाने वाले लगाते रहेंगे, मगर वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि हमको कामयाबी किस वजह से मिली, और उन्होंने क्यों उनको कामयाबी नहीं मिली। मैं तो देख रहा था आपके जो बिहार यूनिट है उसने एक्स पर पोस्ट किया था और एक किस्म से ट्रोल कर रही थी वो कांग्रेस को कि कांग्रेस ने हमारा वोट काटा, नहीं तो हम 15 सीट जीत जाते। इस चुनाव में कांग्रेस वोट कटवा पार्टी थी। मैं अभी मुझे मालूम हुआ है, किसी एक और टीवी चैनल पर था तो वहाँ पर भी ये बताया गया। मैं हमारी यूनिट से कहूँगा कि इस तरह लिखने की ज़रूरत ही नहीं हमको। हम वरना उनमें और हम में फ़र्क क्या रहेगा दूसरे पार्टियों में। हम अपना इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, अपनी कमज़ोरियों को दूर करेंगे। हमारा काम है ही नहीं कि हम दूसरे पार्टीज़ के इल्ज़ामात को गौर करें या उसको खामखा परेशान हो। हम अपना काम करेंगे। आज का फैसला जो सीमांचल की जनता ने दिया, बिहार जनता ने दिया, वो हम सबका जवाब है वो। जी, ये बात सही है। आज महागठबंधन के नेताओं को आईना देखना चाहिए। आप एक वक्त बड़ी ईमानदारी से कोशिश कर रहे थे महागठबंधन का हिस्सा बनने का। 6 सीटें आपके प्रदेश अध्यक्ष वो मांग रहे थे और 5 तो आप आज जीत गए हैं, तो इसका जवाब तो उनको देना होगा। लेकिन आप क्यों चाहते थे कि महागठबंधन में एआईएमआईएम जाए, और होते तो क्या बदल जाता? सर देखिए, नॉलेज ऑफ अनसीन तो ना आपके पास है ना मेरे पास है। ये बिहार के मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स, बिहार के मुस्लिम मौलाना, उलेमा और जिम्मेदारों ने ये कहा कि ओवैसी नहीं चाहता अलायंस हो गठबंधन से। तो हमने कहा कि भाई साहब, आप जो लिखकर देना चाहते लिख दीजिए, अख्तर उल इमान उस पर साइन कर देंगे। हमको सत्ता में अगर आप आ जाते हैं तो मंत्री पद भी मत दीजिए। सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल का रेजोल्यूशन बनाइए, सीमांचल से और इंसाफ करिए, मुसलमानों से इंसाफ करिए, बस इतना बोले। अब नहीं सुने तो ठीक है, उनका इख्तियार है। हम अपना इख्तियार में लड़ना था, हम लड़ रहे हैं, और जनता ने हमको अपने वोट देकर अपनी मोहब्बत का इजहार किया है,
और हमको कामयाब किया, हमको शुक्रगुजार हैं, हम लड़ते रहेंगे। तो अब क्या बोल सकते हैं अब उसके बारे में भी। एक इंटरव्यू में तेजस्वी यादव ने आपके लिए एक्सट्रीमिस्ट शब्द का इस्तेमाल किया था। आप बहुत उससे आहत हुए थे, हर्ट हुए थे। अपनी सभाओं में आप इस बात को बार बार कह भी रहे थे। आप आज कहेंगे कि ये जनता का जवाब तेजस्वी की उस बात का जवाब है? नहीं, पूरा जवाब बिहार की जनता ने दिया है ना। अगर आप राजद को आज इतना बुरा हाल उनका हो गया है तो फिर ये तो उनको तो कई उसमें रीजंस हैं। पॉलिटिकल उनका कम्युनिकेशन लैक ऑफ स्किल था, उनका कोई नैरेटिव नहीं था। वो ये समझ रहे थे कि हम एंटाइटलमेंट की पॉलिटिक्स कर लेंगे। तो ये तो चारों खानों चित हो गए। अब उनको सोचना चाहिए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। और जो लोग उनके एडवाइजर्स हैं वो उर्दू का शेर है ना कि तुम जिसके दोस्त हुए दुश्मन आसमां क्यों बने। जी, लेकिन आप तो जमीन पर रहे, ग्राउंड पर काम कर रहे थे महीनों। आप देख पा रहे थे इस किस्म की नीतीश कुमार या नरेंद्र मोदी की पार्टी के लिए ऐसी भावना है जनता के मन में, जीतेगी एनडीए और ऐसे जीतेगी? कभी आप प्राइवेट में मिलेंगे तो मैं आप ही के पास जो एक सीनियर आपके कलीग हैं, मैंने उनसे ये कहा था कि मुझे ये एप्रीहेंशन है और मैं चाहता हूं कि हजारों बार मैं गलत साबित हूं। मुझे एप्रीहेंशन है कि ऐसा होने वाला है। हमने अपने सभाओं में कहा था कि ये लोग जो आज आपके दोस्त बनकर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी को रोकने के लिए वोट दें, ये नहीं रोक पाएंगे। जब ये सेकेंड फेज के चुनाव से 2 या 3 दिन पहले मैंने 4 जगह पर अपने भाषण में, तकरीर में इस बात को कहा था। मैंने कहा था कि नहीं रोक पाएंगे ये लोग इनकी ये, और फिर आपको ये डूब रहे हैं, तुमको भी ले डूबेंगे। मैंने ये बात कही थी अमूर के लास्ट मीटिंग में, मैंने ये बात कही थी कोचादामन के आखिरी मीटिंग में। मैंने ये जुमला कहा था कि देखो इनका साथ मत दो, ये आपको दिल फरेब ख्वाब हमेशा दिखाते हैं और आपके ख्वाबों को चुकनाचूर करते हैं। ये डूब रहे हैं, हमको भी ले डूबेंगे। अपनी लीडरशिप को बनाओ। आप वोट लेने वाले बनो, कब तक वोट डालने वाले बनेंगे? तो अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि वो सब सच साबित हुआ है। फिर से वो लोग एनडीए को सत्ता दे दिए। नहीं, आपने बिल्कुल ये कहा था। आपने कहा था आरजेडी बीजेपी को नहीं रोक पाएगी और इनको ये अपने एमवाई मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन पर जो है गलतफहमी हो गई है। बिल्कुल सही है। अब हम तो ये आज भी अपील कर रहे हैं बिहार के जिम्मेदारों से, जो इन्होंने हमसे कहा था लेटर लिखो। अब वो क्या बोलेंगे? कौन रोकना चाह रहा था बीजेपी को? अब हम उम्मीद करेंगे कि उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान भी फिर से दिल फरेब झूठ का शिकार नहीं होंगे। कब तक एमवाई के नाम पर आप खाली वोट डालने वाले बनेंगे? अखिलेश यादव आज कह रहे हैं कि एसआईआर। अरे क्या बोल रहे हैं आप? आप इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, किस तरह की बात कर रहे हैं? आप तो 2014 का पार्लियामेंट हार गए, 17 का विधानसभा हार गए, 19 का पार्लियामेंट इलेक्शन हार गए, 22 का विधानसभा हार गए, 24 में आप ज्यादा अच्छा नहीं कर सके, फिर आप अभी से शुरू कर दिए कैंपेन। अरे आप क्या कर रहे हैं भाई? कब तक आप हम क्या बंधुआ मजदूर हैं मुसलमान आपके, कि हम अपने बच्चों को मरता हुआ देखें, 16 साल की उम्र में उनका पलायन देखें, घर टूटता हुआ देखें, और फिर हमारे ख्वाबों को चुकनाचूर करके, हमारे तमाम चीजों को, डेवलपमेंट को रोककर आपको अपने कंधों पर बिठाकर हम कामयाब करेंगे क्या? ये तो मुस्लिम समाज को भी अब इंट्रोस्पेक्ट करना है। ये लोग नहीं रोक पाएंगे बीजेपी को। इनके पास ना नैरेटिव है, ना इनके पास कोई प्रोग्राम है। आज सौरभ साहब आप देखेंगे कल सुबह से भारत की लैला पर ये लोग पत्थर फेंकना शुरू कर देंगे जो आज सामने बैठा हुआ है आपके। हमको कोई फिक्र नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। बहाओ फूल बरसाओ, हम तो कहेंगे कि तुम्हारा महबूब आ रहा है अब यूपी को भी। देखिए, मैं आपको बताऊं, जो कांग्रेस आरजेडी के नेता हैं, इनसे आप पूछिए कि क्यों आप ओवैसी साहब के साथ उनको साथ नहीं लेते। पूछा गया उनसे सवाल, वो टीवी पे ना बोले, वो ये कहते हैं कि भाई हम क्यों एक और मुस्लिम नेता या मुस्लिम वोट का क्लेमेंट हम तैयार करें बिहार के अंदर। जो वोट हमको मिलता है तो हम उसको क्यों शेयर करें किसी और के साथ। और उनकी बात कुछ हद तक यूं भी सही है कि आप आज भी वोट शेयर उठा के देख लीजिए तो 37% पर पिछली बार थे, आज भी 35-36% पर हैं।
अगर ये बात सच है तो क्या इनमें इतनी हिम्मत है राजद के लोगों में कि जो यादव ने उनको वोट नहीं दिया वो बोलेंगे कि यादव ने वोट नहीं दिया इसलिए हमारा ये हाल हो गया? वो बोल पाएंगे कि ईबीसी समाज के या मल्ला समाज के लोगों ने हमको वोट नहीं दिया तो हमारा ये हाल हो गया? वो बोल पाएंगे दलित समाज से कि उन्होंने वोट नहीं दिया इसलिए हमारा हार गए? इनमें इतनी हिम्मत नहीं है। वो ये समझते हैं कि मुसलमान को दबाना चाहिए और उसको बोलो तो उसको डराएंगे। हम ये कह रहे हैं कि हम नहीं डर कर वोट डालेंगे, हम उम्मीद पर वोट डालने के लिए हम कह रहे हैं। एमआईएम तो वही कह रही है। आप कभी सुने सौरभ साहब के इस समाज ने हमको वोट नहीं दिया इसलिए हमको आज हमारा यह हाल हो गया? आप पूछिए राजद के नेताओं से कि कौन कौन से समाज ने तुमको वोट नहीं दिया जिसकी बिना पर तुम्हारा यह हाल हो गया? नहीं बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे, समाज का नाम नहीं लेंगे। वहां पर इनका कम्युनलिज्म आपको नजर आता है, वहां पर उनका अपॉर्चुनिज्म नजर आता है, वहां पर उनकी हिपोक्रेसी नजर आती है। आपको इसको उर्दू में मुनाफिकत बोलते। ओवैसी आ गया। अरे भाई ओवैसी आ रहा है तो तुम जो कर रहे मैं भी तो वही कर रहा हूं ना। 14% यादव को आपने 36% टिकट दिया, कितने जीते बताइए आप? जब नहीं जीते मैं बता तो देता हूं आपको, बोलेंगे कि तुमने हमारा महागठबंधन ने 31 टिकट दिए, तो 4 नहीं जीते। कह रहा हूं, 4 मैं जीते। तो आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं कि एमआईएम पार्टी की तरफ से जो एक्स पर डाला गया वो नहीं डालना चाहिए था। मैं तो उसको बोलकर डिलीट भी करवाऊंगा जी। मगर ये लोग समझते नहीं है ना। ये समझते हैं कि मुसलमान को हम कैप्टिव है, हम उसके हुक्मरान है। रे तुम हुक्मरान नहीं है, ना तुम्हारे बाप थे ना अब तुम हो गए हुक्मरान। हम हुक्मरान के बराबर बैठेंगे। आप हम हिस्सा चाह रहे हैं, बराबरी चाह रहे हैं। कब तक हमें कव्वाली की पार्टी है? सौरभ साहब हमारा हाल क्या है मालूम मुसलमानों का भारत की पॉलिटिक्स में? जब चाय पीते हैं ना तो एक प्लास्टिक के कप में चाय डाल कर देते, चाय पी लेते और प्लास्टिक के कप को फेंक देते आप। ये हाल हमारा हो चुका है। अगर ये झूठ है तो बिठाइए कभी बिहार के जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स है मुसलमानों के, बताएंगे हम उनको। 50% गरीबी की रेखा के दर से नीचे है, स्टेट गवर्नमेंट का डेटा है। सबसे ज्यादा मृत्यु दर इन्फेंट मोर्टेलिटी मुसलमानों में है, वेस्टेड बच्चे मुसलमानों में है, सबसे ज्यादा पलायन होता है 16 साल की उम्र में मुसलमानों का होता है। कौन कौन सी तबाही की दास्तान एम्पिरिकल एविडेंस के साथ मैं तुम्हारे मुंह पर फेंकूंगा? ये लोग जवाब ही नहीं दे पाएंगे। मगर नहीं, एक ही समाज। अरे क्या भारत के इलेक्शन में से मुसलमान वोट देता है, दूसरे समाज वोट नहीं देता है? आप में हिम्मत है उनको बोलने की? नहीं बोल सकते उनको आप। ओवैसी साहब, अब ये तो काम महागठबंधन के, कांग्रेस के, आरजेडी के और बाकी उनके तमाम साथियों का है कि वो इंट्रोस्पेक्शन करें और ये भी देखें कि मुस्लिम समाज में क्या इस बार उनके लिए कोई उदासीनता थी या कोई नाराजगी थी। लेकिन एक बार फिर आपकी पार्टी के प्रदर्शन के लिए आपको बधाई। सीमांचल में एआईएमआईएम की कामयाबी का पूरा श्रेय असदुद्दीन ओवैसी को जाता है। ओवैसी की पार्टी के 5 उम्मीदवार जीते हैं, 5 मुसलमान हैं। लेकिन महागठबंधन ने जिन मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा था उनमें से ज्यादातर को निराशा हाथ लगी है। महागठबंधन ने 31 मुसलमानों को टिकट दिया था और जीते सिर्फ 4। ये स्ट्राइक रेट 12% का है। ये इस बात का क्लियर इंडिकेशन है कि महागठबंधन से मुसलमानों का मोहभंग हो रहा है। और बड़ी बात यह कि एनडीए ने 5 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे, 1 जीता। यह इस बात का संकेत है कि बीजेपी से मुसलमानों को डराने का फॉर्मूला भी अब नाकाम होता जा रहा है। विकास के मुद्दे पर मुसलमान समाज भी एनडीए को समर्थन दे सकता है। बिहार में एनडीए की बम्पर जीत हुई। असदुद्दीन ओवैसी ने भी बिहार में अपनी जमीन और पुख्ता कर ली। लेकिन महागठबंधन के हाथ क्या लगा? कुछ नहीं। इसलिए महागठबंधन में मायूसी है। तेजस्वी यादव तो बिल्कुल खामोश हैं। राहुल गांधी की नजर ही नहीं आ रहे। मुकेश सहनी जो खुद को सन ऑफ मल्ला बताकर डिप्टी सीएम बनने का ख्वाब देख रहे थे, वो 0 पर आउट हो गए। कांग्रेस पार्टी सिंगल डिजिट पर आ गई। बिहार में 5वें नंबर की पार्टी है कांग्रेस। आरजेडी को 25 सीटें मिली हैं, पिछली बार से 54 सीटें कम। और कांग्रेस का हाल तो क्या बताएं आपको। महागठबंधन में सबसे ज्यादा सिर्फ अटौवल कांग्रेस पार्टी की वजह से ही हुई। कांग्रेस ने तेजस्वी पर प्रेशर बनाया, 61 सीटें ले ली, लेकिन जीते कितनी? 6। स्ट्राइक रेट कितना है? 10% से भी कम। पिछली बार 70 सीटें कांग्रेस पार्टी लड़ी थी, 19 पर जीती थी। स्ट्राइक रेट तब भी 30% था। लेकिन कांग्रेस इस बार खुद तो डूबी, आरजेडी को भी ले डूबी। और सबसे ज्यादा दुर्गति कहें तो मुकेश सहनी की पार्टी की हुई। उनकी पार्टी 12 सीटों पर लड़ी, खाता भी नहीं खुला। ऐसी करारी हार के बाद भी मुकेश सहनी ने कैमरे पर आकर बात करने की हिम्मत तो कम से कम दिखाई।
लेकिन बिहार की जनता के ईमान पर ही सवाल उठा दिया। मुकेश सहनी ने कहा कि बीजेपी ने महिलाओं को सरकारी खजाने से 10-10 हजार रुपए बांटकर वोट खरीद लिया। अगर महिलाओं के खातों में पैसा न जाता तो नतीजे कुछ और होते। फिलहाल ये जनादेश को हम स्वीकार करते हैं, जनता ने दिया है और जो जीते हैं एनडीए उनको मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। बस उससे आग्रह करता हूं कि जिस नाते आपने वोट लिया है, खास करके हमारी माता बहन को आपने उनको बलगा के कि आपने 10,000 रुपये का किस्त आपने दिया है और आपने कहा कि हम 1,90,000 रुपये सरकार बनने के बाद हम देंगे, और ये बड़ी संख्या है, 1.5 करोड़ माता बहन है और उन्होंने यही उम्मीद से आपको वोट दिया है। आप सरकार बनने के बाद तुरंत जो दूसरा किस्त है 1,90,000 रुपये जो हर माता बहन के खाता में देने का काम आप करेंगे, और मैं देख रहा हूं कि इसमें माता बहन जो है खास करके उनका वोट जो है एनडीए के पक्ष में गिरा है, जिसके कारण इतनी बड़ी उनकी सफलता और इतनी बड़ी जीत हो रही है, क्योंकि ये इस तरीके से जीत हम लोग कभी सोचे नहीं थे। चुनाव में हार जीत तो होता है, हम ये रेडी थे कि हमारी सरकार बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती है, लेकिन इस तरीके से हमने कभी सोचा नहीं था और हुआ है, तो इसको मैं जनादेश को सम्मान करते हुए मैं स्वीकार करता हूं। मुकेश सहनी कम से कम इस हार को स्वीकार तो कर रहे हैं, लेकिन बहाने भी बना रहे हैं। हकीकत यह है कि महागठबंधन में जिस किस्म की खींचतान पूरे चुनाव में रही, उसका असर वोटर्स पर हुआ। हालात ये थे कि वोटिंग से एक दिन पहले गौराबोराम की सीट पर मुकेश सहनी ने अपने भाई को मैदान से हटा लिया, फिर भी 11 सीटों पर फ्रेंडली फाइट हुई। चुनाव प्रचार में भी महागठबंधन में कोई तालमेल नहीं था। इसके बाद एनडीए ने बिहार के लोगों को लालू का जंगल राज खूब याद दिलाया। मोदी हो, अमित शाह हो, योगी हो, हर नेता ने जंगल राज पर और करप्शन के इशू पर महागठबंधन को खूब घेरा। हालात ये बन गए थे कि तेजस्वी यादव ने लालू यादव को कैंपेन से दूर ही रख दिया, लेकिन फिर भी जंगल राज की उस काली छाया से वो निकल नहीं पाए। तेजस्वी यादव ने बिहार के हर परिवार को सरकारी नौकरी, जीविका दीदियों को नौकरी, महिलाओं को 2,500 हजार रुपए महीना, ऐसे बड़े बड़े वादे तो किए, लेकिन बिहार के लोगों ने खोखले वादों पर यकीन नहीं किया। इसलिए आज चुनाव के नतीजे आने के बाद तेजस्वी यादव कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनका कोई रिएक्शन ही नहीं आया है। आरजेडी के जो नेता कैमरों के सामने से गुजरे, वो भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। अभी कल हम लोग इस पे समीक्षा करेंगे, तब बताएंगे। क्या लगता है हार की वजह आप क्या मानते हैं? क्या गठबंधन को कल हम लोग बैठेंगे और इस पे गहन मंथन करेंगे, क्या कमी रही, क्या ये रहा, वो कल बताएंगे। चुनाव से पहले तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को अचेत बताते थे, लेकिन आज नतीजे देखने के बाद तेजस्वी यादव समेत उनकी पार्टी के सारे नेता खुद अचेत अवस्था में पहुंच गए हैं। पूरी पार्टी कोमा में है। और मजे की बात यह कि तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप खुद चुनाव हार गए, लेकिन उन्हें अपनी हार का उतना दुख नहीं है जितनी महागठबंधन की हार की खुशी है। आज नतीजा आने के बाद तेज प्रताप ने कहा कि तेजस्वी फिलस्वी साबित हो गए। 5 जयचंदों ने आरजेडी को खोखला कर दिया। तेज प्रताप ने एनडीए की तारीफ की, कहा मोदी और नीतीश की रणनीति और अमित शाह के मैनेजमेंट का कमाल बिहार में दिख रहा है। बिहार के चुनाव में सबसे ज्यादा दुर्गति कांग्रेस पार्टी की हुई। 61 सीटों पर लड़ी, सिर्फ 6 जीती। बिहार में 5वें नंबर की पार्टी हो गई। चिराग पासवान की पार्टी को कांग्रेस से 3 गुना सीटें मिली हैं। ओवैसी और जीतन राम मांझी का परफॉर्मेंस भी कांग्रेस से बेहतर रहा है। लेकिन इतनी करारी हार से भी राहुल गांधी ने कोई सबक नहीं सीखा। आपसे थोड़ी देर पहले राहुल ने ट्विटर पर एक कमेंट लिखा है कि बिहार का यह परिणाम वाकई चौंकाने वाला है। हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरुआत से ही निष्पक्ष नहीं था। नतीजा आने के बाद कांग्रेस के नेताओं ने भी चुनाव आयोग को निशाना बनाया। अशोक गहलोत से लेकर भूपेश बघेल तक सबने यही कहा कि एनडीए जनता के सपोर्ट से नहीं, चुनाव आयोग के सपोर्ट से जीता है। इसके लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार है, वो ज्ञानेश कुमार जी। उसको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। 65 लाख वोट काटे, 16 लाख आवेदन आया और 21 लाख नाम जोड़ दिए। तो ये करिश्मा ज्ञानेश कुमार जी किए हैं, तो इसलिए पूरा श्रेय ज्ञानेश कुमार जी को जाता है। उनको बधाई और शुभकामनाएं। महादेवपुरा का सर्वे नहीं आया था, राहुल जी नहीं करवाया था। और अभी हरियाणा का जो करवाया, 25 लाख वोट फर्जी हरियाणा में डाले गए। छोटा राज्य है,
बिहार में 65 लाख वोट काट दिए गए बिना कारण बताए, और आवेदन 16 लाख के आए और 21 लाख नाम जोड़े गए। तो 5 लाख नाम कैसे? ये तो सुप्रीम कोर्ट में भी सवाल पूछा जा रहा है निर्वाचन आयोग को। तो ये जब 16 लाख आवेदन आए, 21 लाख लोगों के नाम जोड़े, तो ये करिश्मा ही है। और ये काम ज्ञानेश कुमार जी ने किया है। और यदि ऐसा ही हुआ तो रिजल्ट ही आएगा। तो आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, और किए भी नहीं है। ज्ञानेश कुमार जी अकेले मेहनत किए हैं, तो बिहार की जीत की उनको शुभकामनाएं। लेकिन बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने बिहार में कांग्रेस की दुर्गति के लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि जब भी राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को गाली देते हैं तो जनता कांग्रेस को हराकर उसे इसकी सजा देती है। बिहार ने भी यही किया है। संबित पात्रा ने कहा कि उम्मीद है कि राहुल गांधी इस हार से सबक लेंगे। राहुल जी, जब जब आपने प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया, जब जब आपने गलत तरीके से मोदी जी को संबोधित किया, तब तब कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है, तब तब कांग्रेस को नुकसान हुआ है। आप देखिए, खुद कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि 2019 के चुनाव से पहले राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी के लिए कहा था चौकीदार चोर है। नतीजा क्या रहा? कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई और भारतीय जनता पार्टी 300 पार हुई। और ठीक उसी प्रकार बिहार के चुनाव से पहले राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के जो अल्फाज थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, जो कि राहुल गांधी जी ने बार बार पार्लियामेंट में भी प्रयोग किया, वोट चोर गद्दी छोड़, उसका नतीजा क्या रहा? लोकतांत्रिक तरीके से बिहार की माताओं ने, बिहार की बहनों ने, बिहार की बेटियों ने, बिहार के कृषकों ने, बिहार के युवाओं ने बदला लिया कांग्रेस पार्टी से कि यदि तुम यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करोगे, उनकी माताजी को गाली दोगे, तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। मुझे लगता है राहुल गांधी जी को, वो जहां भी विदेश में है, उनको अपने ही सोशल मीडिया में अपने ही कार्यकर्ताओं के इन टिप्पणियों को देखना चाहिए और उससे शिक्षा लेनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की लीडरशिप में 35 चुनाव हार चुकी है, लेकिन हार से सबक लेने की बजाय हर बार कांग्रेस के नेता इसी तरह का कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं। ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस रीजनल पार्टीज की पिछलग्गू बन चुकी है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा कि कांग्रेस सबसे बड़ी परजीवी पार्टी है। जो कांग्रेस के साथ है वो संभल जाए, क्योंकि कांग्रेस के साथ उनकी नैया भी डूबना तय है। और जहां तक बिहार के नतीजों का सवाल है, तो बिहार की जनता का मैंडेट बिल्कुल क्लियर है। बिहार के लोगों ने नरेंद्र मोदी के विकास के एजेंडे पर मोहर लगाई है। नीतीश कुमार के नेतृत्व को और ज्यादा मजबूती के साथ स्वीकार किया है। बिहार में मेहनत करने वालों की, मिलकर लड़ने वालों की जीत हुई है। और जो आपस में लड़ते रहे, लोगों को लड़ाने की कोशिश करते रहे, उन्हें बिहार के लोगों ने घर बैठा दिया। आज की बात में इतना ही।